हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज का लेक्चर हमारा फ्रांस की क्रांति पर होगा जो 1789 में हुई थी। यहाँ फ्रांस की क्रांति के बाद हम उसके परिणामों को देखते हुए नेपोलियन के बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि की। तो यूरोप में जो पुरातन व्यवस्था मौजूद थी वहाँ निरंकुश राजतंत्र था। सामंत और कुलीनों द्वारा शासन किया जा रहा था। विशेषाधिकार वर्ग सामंत और पादरी थे। अधिकार विहीन वर्ग बहुसंख्यक लोग थे और आर्थिक दृष्टि से अकुशल संस्थाएं मौजूद थीं। आर्थिक कार्य राज्य के नियंत्रण में था। ऐसे लोग जिन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था वे बहुसंख्यक थे। इसीलिए क्रांति होना या यूरोप का विघटन होना स्वाभाविक ही हो गया था, जिसकी शुरुआत फ्रांस से होती है। एक विद्वान डेविस थॉमसन का कहना है कि क्रांति होती है क्योंकि लोग कुछ ऐसी चीजें चाहते हैं। अब आगे जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति होने के लिए कौन कौन सी दशाएं उत्तरदायी थीं। इसमें पहली है राजनीतिक दशा। तो यहाँ पर निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, जहाँ पर लुई 14 एक अयोग्य शासक था जिसने अत्यधिक केंद्रीकरण पर बल दिया। और इसके आगे आने वाले लुई 16 और लुई 15 दोनों ही अयोग्य शासक थे। इनकी नीतियां खराब थीं। ये जितना भी युद्ध के लिए खर्च करते थे उसका वित्तीय बोझ जनता से वसूल करते थे कर के रूप में। ये वित्तीय बोझ हमें अमेरिकी क्रांति और सप्तवर्षीय युद्ध में खर्च के कारण देखने मिलता है। इतना ही नहीं, फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थाएं और कानूनों का प्रचलन था। इससे प्रशासनिक अव्यवस्था व्याप्त थी। इस तरह शासकों की संवेदनहीनता, बुद्धिहीनता और कुशासन से लगातार जन असंतोष बढ़ रहा था। अब इसके आगे कुछ सामाजिक दशाएं भी थी जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया। फ्रांस में सामाजिक वर्ग दो वर्गों में विभाजित था। एक था विशेषाधिकार वर्ग और दूसरा था अधिकार विहीन वर्ग। अब डिटेल में देखें तो यहाँ फ्रांस 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। पहले एस्टेट में पादरी वर्ग आते हैं, जिसमें उच्च पादरी वर्ग और निम्न पादरी वर्ग होते थे। उच्च पादरी वर्ग लोगों पर या किसानों पर कर लगाते थे और विलासी जीवन जीते थे। वहीं निम्न पादरी वर्ग आता था जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी। ये सामान्य जीवन जीते हुए धर्म कर्म के कार्यों में लगे हुए थे। इसलिए निम्न पादरी वर्ग ने हमेशा से क्रांतिकारियों का समर्थन किया। आगे सामाजिक व्यवस्था में दूसरा एस्टेट आता है कुलीन या सामंत वर्गों का। ये वर्ग भी विशेषाधिकार प्राप्त किए हुए था और कर से मुक्त था। इनकी नियुक्ति प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य पदों में होती थी। फिर तीसरा एस्टेट आता है जिसमें 2 अलग अलग लोग मौजूद थे। पहले थे किसान और मजदूर जो निर्धन थे, और दूसरे थे मध्यम वर्ग जिसमें व्यापारी और बुद्धिजीवी आते थे। ये व्यापार के कारण धनी थे, इसलिए इन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया। और ये दोनों वर्ग ही एकमात्र करदाता थे। मतलब थर्ड एस्टेट में उपस्थित किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग और व्यापारी वर्ग कर अदा करते थे। तो इसी थर्ड एस्टेट के लोगों ने क्रांति की ताकि वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें। चलिए अब आगे जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के लिए आर्थिक दशाएं कौन कौन सी मौजूद थी। तो फ्रांस में व्यय लगातार बढ़ रहा था, लेकिन आय के नवीन स्रोतों की तलाश नहीं हो रही थी। वर्साई का राजमहल राजकोष के लूट का साधन बन गया था। लूट का साधन इसलिए कहा जा रहा है कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, किसान और व्यापारी, उन्हें अपने आय का लगभग 80% से ज़्यादा राज्यों और सामंतों तथा पादरियों को टैक्स या कर के रूप में देना पड़ता था। साथ ही साथ समय समय पर उन्हें उपहार भी देना पड़ता था। इसलिए यह वर्ग हमेशा शोषण का शिकार होता रहा। इतना ही नहीं, जैसे जैसे फ्रांस का व्यय बढ़ रहा था उसी के अनुसार ये लोग टैक्स भी बढ़ाते जा रहे थे। इसी संदर्भ में वहां पर मौजूद आर्थिक विचारकों जैसे नेकर, तुर्गो, कैलोन आदि ने कर सुधारों का सुझाव दिया था। वे विशेषाधिकार वर्ग को भी कर के दायरे में लाने के लिए कहते थे और राजकीय व्यय में कटौती की बात करते थे। लेकिन आगे हुआ ये कि सामंतों और कुलीनों के दबाव में उन्हें पद से हटा दिया गया। इसलिए आर्थिक कठिनाइयां बढ़ने लगीं। इसी कारण क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। देखिए, फ्रांसीसी समाज का ढांचा तो सामंती था, लेकिन यहाँ पर जो धन संपत्ति है वह व्यापारी वर्ग मतलब थर्ड एस्टेट के हाथ में आ रही थी। मतलब थर्ड एस्टेट जो विशेषाधिकार वर्ग नहीं था उसके पास संपत्ति थी। इसी के चलते उन्हें हौसला मिला कि वे क्रांति कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि क्रांति करने में बौद्धिकों या दार्शनिकों की क्या भूमिका रही। तो दार्शनिकों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति की बात नहीं की थी। उन्होंने सिर्फ यूरोप की तत्कालीन परिस्थिति या प्रगतिशील स्वरूप को लोगों के सामने विचारों के रूप में व्यक्त किया। जैसे मॉन्टेस्क्यू ने मानव स्वतंत्रता पर बल दिया, रूसो ने स्वतंत्रता की बात की, वोल्टेयर ने चर्च व्यवस्था पर प्रहार किया था। और इसीलिए कहा जाता है कि विचारकों ने सिर्फ फ्रांस के शोषण का आईना लोगों के सामने रखा, जिसने क्रांति को जन्म दिया। चलिए अब आगे जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण थे जिसने सर्वप्रथम
फ्रांस में ही क्रांति को जन्म दिया। सबसे पहले क्रांति फ्रांस में ही क्यों हुई थी? तो इसका रीजन यह है कि क्रांति के लिए जरूरी भौतिक स्थितियां और वैचारिक जागरूकता फ्रांस में ही मौजूद थी। विभिन्न वर्गों की स्थितियां वहां अनुकूल थी। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि गरीब है तो वह क्रांति करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी स्थितियां अनुकूल नहीं होती। लेकिन फ्रांस में तो थर्ड एस्टेट के लोग ही व्यापारी वर्ग थे और जो धन से परिपूर्ण थे। इसीलिए फ्रांस में ना कोई गरीब था और ना ही ज्यादा समृद्ध, इसलिए वहां क्रांति सर्वप्रथम हुई। इनके अलावा यहाँ के किसान अन्य देशों की तुलना में अधिक स्वतंत्र और संपन्न थे, इसीलिए सामंती शोषण के स्वरूप से परिचित होकर उन्होंने विद्रोह किया और अधिकार मांगे। किसान के अलावा थर्ड एस्टेट में था दूसरा मध्यम वर्ग, जिनकी आर्थिक दशाएं अच्छी थीं, लेकिन ये भी पादरी और कुलीनों के द्वारा अपमानित होते रहते थे। लेकिन ये वर्ग जब प्रबोधन के चिंतन से प्रेरित हुआ, विभिन्न विचारकों के विचारों को इन्होंने जाना, तो जागरूक होकर इनकी मानसिक चेतना जागी और इन्होंने अपने अधिकार मांगे। इस मध्यम वर्ग की मांग थी कि विशेषाधिकार वर्गों को भी कर के दायरे में लाना चाहिए, मध्यम वर्ग की भी विभिन्न पदों में नियुक्ति होनी चाहिए और उन्हें समानता मिलनी चाहिए। इसके अलावा क्रांति के लिए उत्तरदायी था सामंत और कुलीन वर्ग। ये वर्ग जनता का शोषण करते थे, उनके उत्पीड़न और शोषण का कारण बने थे और जनता पर बोझ थे। इसके अलावा शासन या राजतांत्रिक व्यवस्था भी क्रांति का मुख्य कारण थी, क्योंकि यहाँ के शासक प्रबुद्ध नहीं थे, न ही इन्होंने प्रबोधन काल की उदार और जनहितवादी नीति अपनाई थी जो अन्य यूरोपीय राजाओं ने अपनाई थी, जैसे प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया के राजा ने। तो ये विभिन्न वर्ग थे, किसान, मध्यम वर्ग, सामंती और कुलीन वर्ग और शासक वर्ग। इनकी अलग अलग दशाएं होने के कारण ये पर्टिकुलर दशाएं सिर्फ फ्रांस में ही मौजूद थी, इसीलिए फ्रांस में ही सर्वप्रथम क्रांति हुई। चलिए अब आगे जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति की प्रक्रिया या चरण कौन कौन से थे। ये 1789 से 1815 तक चली थी। प्रथम चरण था 1789 से 1792। ये संवैधानिक राजतंत्र स्थापित होने का चरण था। इसमें निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ। थर्ड स्टेट ने स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित किया और फिर संविधान निर्माण के लिए स्वयं को संविधान सभा के रूप में गठित किया। इसके द्वारा इस प्रकार का संविधान बनाया गया कि संविधान में मानवाधिकारों की घोषणा की गई, जिसके तहत संपत्ति के अधिकार को बनाए रखा गया। शासन के लिए व्यवस्थापिका सभा को बनाए रखा गया, जिसमें 745 सदस्य थे। चर्च की संपत्ति को राज्य के नियंत्रण में लिया गया तथा सामंत तथा पादरी जैसे विशेषाधिकार वर्गों को समाप्त कर दिया गया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। अब थर्ड एस्टेट के द्वारा जो भी संविधान बनाया गया था उसकी कुछ सीमाएं भी थी। इसमें कर्तव्यों की बात नहीं की गई थी। चर्च की संपत्ति का भूमिहीनों में वितरण नहीं किया गया था। साथ ही सामंतों का पद समाप्त करते हुए उन्हें मुआवजे देने की घोषणा की गई थी और व्यवस्थापिका सभा में जो 745 लोग थे, उनके मतदान में सिर्फ कर देने वाले, टैक्स पे करने वाले व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे। लेकिन अभी भी महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था और संपत्ति का अधिकार भी बनाए रखा गया था। यही कुछ सीमाएं थी इनके संविधान की। अब आगे आता है क्रांति का अगला चरण, जो दूसरा चरण है 1792 से 1795 के मध्य। ये उग्र गणतंत्रवाद का चरण है। यहाँ पे वामपंथी दल जैकोबियन दल के माध्यम से आतंक के राज्य की स्थापना हुई। फिर अगला चरण आता है क्रांति का तीसरा चरण, जो उदार गणतंत्रवाद का चरण है 1795 से 1799, जिसमें 5 निर्देशक क्रमिक रूप से सत्ता के प्रमुख बनते हैं। अतः इस शासन में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि की समस्याएं आदि का सामना जनता को करना पड़ा था और इन समस्याओं के कारण ही क्रांति अपने अगले चरण में पहुंच जाती है, जिसमें नेपोलियन के साम्राज्यवादी तानाशाही का चरण सामने आता है और नेपोलियन फिर से यहाँ निरंकुश शासन स्थापित करता है, जो 1799 से 1815 तक रहा। तो यही थी विभिन्न चरणों में फ्रांस की क्रांति। अब आगे जानते हैं कि क्रांति के अलग अलग कौन कौन से स्वरूप मौजूद थे। अब यहाँ पर मौजूद भागीदारी समूह, संविधान का निर्माण, वहाँ का प्रचार प्रसार आदि के माध्यम से हमें बहुत से स्वरूप देखने मिलते हैं। सबसे पहला स्वरूप आता है मध्यम वर्गीय स्वरूप। क्रांति का नेतृत्व करता वर्ग मध्यम वर्ग ही था। साथ ही मध्यम वर्गीय विचारक जैसे रूसो, वोल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू आदि ने अपने पुस्तकों की रचना कर प्रबोधनकालीन विचारों को फैलाया, जिसने क्रांति में सहायता दी। मध्यम वर्गीय स्वरूप के रूप में हमें संविधान भी मध्यम वर्गीय हित से ही प्रेरित देखने मिलता है। यहाँ पर मध्यम वर्ग ने ही राष्ट्रीय सभा के कार्य किए थे। मताधिकार भी संपत्तिशाली वर्गों को ना देकर कर देने वाले मध्यम वर्ग को मिला था। संपत्ति का अधिकार भी बनाए रखा गया था। चर्च की संपत्ति भी बेची गई थी और जो पहले से लोन दिए हुए हैं उनकी माफी भी नहीं की गई थी, क्योंकि लोन देने वाला वर्ग ही व्यापारी वर्ग था, मध्यम वर्ग था, इसलिए वह अपने लोन को वापस भी तो लेगा। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण क्रांति का मध्यम वर्गीय स्वरूप देखने मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जो मध्यम वर्गीय स्वरूप को नहीं दर्शाते, जिसमें भागीदारी स्वरूप, प्रसार और प्रभावों को देखते हैं हम।
इसमें हुआ यह था कि क्रांति में किसान, मजदूर, महिला आदि जैसे वर्ग भी शामिल हुए थे। केवल फ्रांस में ही परिवर्तन नहीं देखा गया था, बल्कि क्रांति का प्रभाव पूरे यूरोप में देखने को मिला था। साथ ही राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार भी विभिन्न देशों में देखने मिला था। तो इस क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अनेक देशों के आदर्श बन गए थे। इस दृष्टि से क्रांति का स्वरूप लोकप्रिय दिखाई देता है। अब फ्रांसीसी क्रांति का अगला स्वरूप हमें देखने मिलता है विश्व क्रांति के रूप में। तो क्रांति के जो आदर्श थे वे अन्य देशों में लोकप्रिय हुए, जैसे स्वतंत्रता की मांग बढ़ी, ऑटोमन साम्राज्य में भी आज़ादी की मांग बढ़ने लगी थी। 1829 में यूनान स्वतंत्र हुआ था। इसी क्रांति ने इटली और जर्मनी जैसे देशों के एकीकरण का आधार भी तैयार किया। तो ये एक विश्व क्रांति भी मानी गई। अब क्रांति के एक अलग स्वरूप में हमें यह भी प्रतीत होता है कि यह क्रांति एक सुनियोजित क्रांति नहीं थी, क्योंकि क्रांति के विभिन्न चरणों में ये परिस्थितियों के आधार पर लगातार बदलती रही। और दूसरी चीज कि क्रांति का उद्देश्य तो समानता लाना था, लेकिन क्रांति की सफलता के बाद भी संपत्ति का अधिकार बनाए रखा गया, इसलिए यह सुनियोजित क्रांति प्रतीत नहीं होती। इसी संदर्भ में कहा गया था कि फ्रांस की क्रांति ने जो प्राप्त किया वह इच्छित नहीं था। वस्तुतः रूस की क्रांति एक सुनियोजित क्रांति थी। मतलब रूस की क्रांति को हम सुनियोजित क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि वह मार्क्सवादी सिद्धांतों को लेकर हुई थी और उसने सर्वहारा का शासन भी स्थापित किया था। तो ये थे फ्रांस की क्रांति के विभिन्न स्वरूप। आगे बात करते हैं फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या हुए और उनका महत्व क्या था। फ्रांस की क्रांति का सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी अवधारणाएं प्रदान की। इसके प्रभाव क्या हुए वो देखते हैं। क्रांति के दौरान युद्ध हुए थे जिससे जनधन की हानि हुई थी। आतंक के शासन में निर्दोषों की मृत्यु हुई थी। राजा के दैवीय सिद्धांत या दैवीय अधिकारों का अंत हुआ था और यहाँ पर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई थी। फ्रांस को पहला लिखित संविधान प्रदान किया गया था। आगे सामंतवाद का भी अंत हुआ। चर्च की संपत्ति को राज्य को दे दिया गया। पादरी को राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई गई। प्रशासन में सुधार हुआ। एक समान कानून और प्रशासनिक ढांचा बना। प्रशासन के माध्यम से लोक निर्माण कार्य किए गए, जैसे सड़क, पुल और महल बनवाए गए। इनके अलावा शिक्षा का भी प्रचार प्रसार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा सामने आई जिसने साहित्य, कला, विज्ञान आदि को बढ़ावा दिया। सरकारी पद अब योग्यता के अनुसार भरे जाने लगे और पहले के समान सामंत और कुलीन वर्गों को वहां नहीं रखा जाता। जो योग्य है वही सरकारी पदों पर नियुक्त होता। इसके लिए परीक्षा प्रणाली को भी बढ़ावा मिला। ये प्रभाव पड़े फ्रांस में फ्रांस की क्रांति के। अब आगे जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति का यूरोप और विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मानवाधिकार के नारों को पूरे यूरोप में फैला दिया था। इसलिए अन्य देशों में भी मानवाधिकार की मांग होने लगी थी। इसी के चलते अन्य देश अब फ्रांस के विरोधी बनने लगे थे। फ्रांस से भागे जो पादरी और कुलीन वर्ग थे वे अन्य देश के शासकों की मदद कर रहे थे ताकि वहां क्रांति ना हो सके। आयरलैंड भी इस क्रांति से प्रेरित हुआ और उसने इंग्लैंड से मुक्ति के लिए अभियान चलाए। यूरोपीय लेखन में भी अब क्रांतिकारी साहित्य लिखे जाने लगे थे। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदता आने लगी थी। ब्रिटिश लेखकों जैसे कोलरेज, वर्ड्सवर्थ, सेल्ड्रिज आदि की कविताओं में हमें क्रांति की स्पष्ट छाप देखने मिलती है। फिर आगे फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता के विचारों को बढ़ावा दिया। इसीलिए 19वीं सदी को राष्ट्रवाद की सदी के नाम से जाना जाने लगा। इसी क्रम में इटली और जर्मनी का एकीकरण भी हुआ। फिर आगे फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप विश्व में समाजवाद की अवधारणा का भी प्रसार हुआ। क्योंकि देखो, क्रांतिकारियों ने समानता का नारा दिया था, साथ ही बंधुत्व का भी नारा दिया। इसलिए उन्होंने मार्क्स के समाजवाद की नींव रख दी थी और मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। फ्रांस की क्रांति से ही प्रभावित होकर अब निरंकुश शासक अब प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासक बनने लगे और अपने राज्यों के लिए सुधार कार्य भी करने लगे। इसी तरह फ्रांस की क्रांति ने सामंतवाद के विरुद्ध ही नहीं बल्कि उस प्रणाली के विरुद्ध में काम किया जिसमें शोषण और अमानवीय कार्य किए जाते हैं। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि फ्रांस की राज्य क्रांति तो समाप्त हो गई, लेकिन जनतांत्रिक विचार संपूर्ण यूरोप में फैल गए और मानवाधिकारों की घोषणा से मानव जगत परिचित हुआ। तो ये सारी बात थी फ्रांस की क्रांति के बारे में। अब आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन का उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ वो जानते हैं। सबसे पहले तो जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो वहां से भागे हुए कुलीन और पादरी वर्ग दूसरे देशों में जाकर शरण लेते हैं और वे दूसरे देशों के राजतंत्रों को इकट्ठा करते हैं ताकि वे क्रांतिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें और फ्रांस के राजतंत्र को भी सुरक्षा प्रदान करें, परंपरागत संरचना को वापस लाएं। इसी के चलते फ्रांस में जो व्यवस्थापिका स्थापित हुई थी उसका युद्ध होता है ऑस्ट्रिया से, लेकिन ऑस्ट्रिया और प्रसा की समृद्ध सेनाओं के सामने फ्रांस हार जाता है।
तो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे या व्यवस्थापिका के लोग थे, वे राजा को देशद्रोही घोषित कर देते हैं और उसे मृत्युदंड देते हैं। इस तरह फ्रांस से राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है और वहां उग्र गणतंत्र की स्थापना होती है। अब उग्र गणतंत्र के दौर में यहाँ जो जैकोबियन दल था वह आतंक के राज्य की स्थापना करता है और कुछ समय बाद ही जैकोबियन दल के इस आतंक के विरुद्ध जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आती है, जिसे थर्मोडोरियन प्रतिक्रिया या जुलाई के महीने में हुई प्रतिक्रिया कहा गया। इसी के साथ आतंकी राज्य की भी समाप्ति होती है और उदार गणतंत्र की स्थापना होती है। उदार गणतंत्र के अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति 5 सदस्य के निर्देशक मंडल को सौंपी जाती है। निदेशक 3 माह के लिए क्रमशः शासन के प्रमुख बनते हैं और यही चक्रीय प्रणाली चलती है। लेकिन चक्रीय प्रणाली के चलते निदेशक भी अब स्वार्थी बनने लगे थे। फ्रांस में अव्यवस्था और जनकठिनाई बढ़ने लगी थी और इस 5 सदस्यों वाली डायरेक्टरी के शासन के बारे में कहा गया कि फ्रांस में न्याय और वित्त व्यवस्था ठप पड़ गई है। जो घड़ी देर से ही सही पहले चलती तो थी, अब वह टूट फूट गई है। ऐसी स्थिति में नेपोलियन फ्रांस की नियति बन गया था। फ्रांसीसी क्रांति के इन चरणों में नेपोलियन का उदय किस तरह से हुआ वो जानते हैं। तो जब 1798 तक भी विभिन्न चरणों के बाद भी फ्रांस में सुव्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई, तो फ्रांस की जनता एक ऐसे नायक की तलाश में थी जो उसे स्थिरता, स्थायित्व और सम्मान प्रदान करे, और नेपोलियन इस आवश्यकता की पूर्ति करता नजर आ रहा था। अब जो ये फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें कुलीन तंत्र पर चोट हुई थी और सैनिक प्रशासनिक नियुक्ति में विशेषाधिकार वर्गों को हिस्सा न देकर व्यक्तियों की योग्यता के अनुसार उन्हें हिस्सा दिया जा रहा था। इसी का फायदा नेपोलियन को मिला और वह एक सैनिक से सेनापति बन गया अपनी योग्यता के आधार पर। इसीलिए उसे क्रांति का शिशु भी कहा जाता है। अब देखिए, उस समय डायरेक्टरी के शासन ने असंतुष्ट कर दिया था पूरी जनता को, इसलिए कुलीन और पादरी वर्ग भी सम्मान चाहते थे और वहां का मध्यम वर्ग या जनता स्थायित्व और सम्मान चाहती थी। साथ ही सैनिक विजय और विस्तार के लिए इच्छुक थे और कमजोर वर्ग को भी सहायता चाहिए थी। इन सभी परिस्थितियों को पूर्ण करता हुआ दिखाई देता है नेपोलियन। अब इसी संदर्भ में नेपोलियन का एक कथन फेमस है कि नाशपाती पक गई है। मतलब ये शासन बनने की अनुकूल परिस्थितियों को दर्शाता है। देखिए, अब नेपोलियन के कार्य भी ना अपने अपने अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार होते थे। इसमें जब नाशपाती पकी नहीं थी, मतलब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, तब डायरेक्टरी का शासन था। तो उस समय नेपोलियन पीडमोंट को जीतता है, इटली की कलाकृतियां फ्रांस भेजी जाती हैं, ऑस्ट्रिया को भी जीतता है, राइन नदी का क्षेत्र जीतता है नेपोलियन, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, शक्ति में भी वृद्धि होती है, फ्रांस में बल की वृद्धि होती है और धन भी बढ़ता है। और इन सब विजयों के बाद भी नेपोलियन ने सत्ता ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि फ्रांस की जनता डायरेक्टरी से पूर्णतः असंतुष्ट नहीं हुई थी अभी। तो इसे ही कहा गया कि अभी नाशपाती पकी नहीं थी। लेकिन नाशपाती पकने की बात कब कही गई? जब 1798 में मिस्र का अभियान किया नेपोलियन ने और राजधानी काहिरा पर कब्जा कर लिया, तब यहाँ नेपोलियन ज्ञान की नई शाखा का जन्मदाता बना। मतलब उसके इस अभियान से मिस्र की सभ्यता पर प्रकाश पड़ा और इसके बारे में लोगों को जानकारी मिली। इसी समय वह अपने अभियान को स्थगित कर देता है और फ्रांस वापस लौट जाता है। और इसी समय ऑस्ट्रिया के द्वारा भी फ्रांस के जीते गए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। और इस समय फ्रांस की जनता डायरेक्टरी के शासन से अपमानित फील करती है। और जब नेपोलियन फ्रांस वापस आता है तो अत्यधिक प्रसन्न भी होती है। इस समय नेपोलियन को फ्रांस के दुखद हालात पर अपना सुखद भविष्य नजर आ रहा होता है और इसी अनुकूल परिस्थिति को वह कहता है कि नाशपाती पक गई है। उसने कहा कि यदि मैं कुछ समय पूर्व आता तो वह बहुत शीघ्रता होती और यदि मैं कुछ समय बाद आता तो बहुत देर हो जाती। मैं ठीक समय पर आया हूँ, अब नाशपाती पक चुकी है, हर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए अब आगे जानते हैं कि नेपोलियन जब सत्ता पर बैठता है तो उसने कौन कौन से सुधार कार्य किए थे। सबसे पहला कार्य था संविधान निर्माण। उसने नीचे से विश्वास और ऊपर से शासन की नीति अपनाई थी। इसके लिए उन्होंने 30 वर्ष से ऊपर के लोगों को मताधिकार दिया और 3 सदस्यों में कार्यपालिका की शक्ति निहित की, जिसमें पहला सदस्य नेपोलियन होता था और अन्य 2 सदस्य सलाहकारी होते थे। मतलब प्रथम काउंसिल ने शक्ति नेपोलियन के हाथों में दे दी थी। दूसरा, नेपोलियन ने प्रशासनिक सुधार किए थे, जिसमें उसे क्रांति का हंता कहा गया। इसके तहत उन्होंने केंद्रीकरण पर बल दिया। अधिकारियों या मेयर की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाने लगी और केंद्र अब कर वसूली करने लगा था। वो कहता था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता चाहती थी, इसलिए उसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। इसीलिए उसे क्रांति का हंता कहा गया। आगे नेपोलियन ने आर्थिक सुधार भी किए थे, जिसमें उसने सैन्य व्यय को जीते गए क्षेत्रों से पूरा किया, जिससे फ्रांस की जनता युद्ध के व्यय से बच सकी। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और मुद्रा प्रणाली को नियमित किया और एक समान मौद्रिक नीति अपनाई।
अनेक निर्माण कार्य भी कराए, जैसे सड़क और नहरें बनाई, बंजर भूमि में सुधार किया। उसने सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई और सट्टेबाजी पर भी रोक लगाई। आगे नेपोलियन ने राज्य की आय अर्थात राजस्व खाते में अप्रत्यक्ष कर वसूली के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने पर बल दिया। वहीं महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का हस्तक्षेप बढ़ाया। देखिए, इस बिंदु पर भी नेपोलियन क्रांति का हंता कहा जाता है, क्योंकि क्रांति का होना ही प्रत्यक्ष करों और मुक्त व्यापार में सुधार के लिए था। आगे देखते हैं कि नेपोलियन ने शिक्षा संबंधी सुधार किस तरह से किए। तो शिक्षा के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तरीय शिक्षा में तीनों स्तरों को संगठित किया, समान पाठ्यक्रम लागू किया, ड्रेस कोड लागू किया, सैनिक शिक्षा भी दी, शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता, लेकिन अभी भी महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। आगे नेपोलियन ने धार्मिक क्षेत्र में क्या सुधार किए। नेपोलियन अपनी बहुसंख्यक कैथोलिक ईसाई प्रजा का समर्थन लेना चाहता था और क्रांति द्वारा धार्मिक संरचना पर किए गए घावों पर मरहम लगाने के लिए उसने 1801 में पोप के साथ समझौता किया, जिसे कॉनकॉर्डेट कहा जाता है। समझौते के तहत कैथोलिक धर्म को फ्रांस का राज्य धर्म घोषित किया गया। फ्रांस से भागे हुए पादरियों को ससम्मान देश वापस बुलाया गया और गिरफ्तार पादरियों को छोड़ दिया गया। उसने यह घोषणा की कि पादरियों की नियुक्ति राज्य द्वारा की जाएगी, लेकिन उन्हें पोप के द्वारा दीक्षित किया जाएगा, मतलब इन नियुक्तियों की स्वीकृति पोप देगा। नेपोलियन के इन कार्यों में भी उसने क्रांति का हनन किया था, क्योंकि क्रांति तो चर्च व्यवस्था पर चोट करने के लिए ही शुरू की गई थी, जिसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। आगे जानते हैं नेपोलियन ने विधि के क्षेत्र में क्या सुधार किए। तो उसने नेपोलियन कोड या कानून संहिता लागू की, जिसमें एक समान कानून प्रणाली अपनाई गई। नागरिक कानून, आपराधिक कानून की सुस्पष्ट व्याख्या की गई, संपत्ति का अधिकार बनाए रखा गया, पारिवारिक अनुशासन पर बल दिया गया। यह भी बताया गया कि विवाह और तलाक पर नागरिकों का अधिकार है, ना कि धर्म का। उसके इस नियम के चलते उसे आधुनिक जस्टिनियन कहा गया। तो ये सारे सुधार कार्य किए थे नेपोलियन ने। अब आगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था की बात करते हैं। तो इंग्लैंड के विरुद्ध जो नेपोलियन ने आर्थिक नाकाबंदी की थी, उसे महाद्वीपीय व्यवस्था कहते हैं। देखिए, क्या था कि डायरेक्ट युद्ध के माध्यम से नेपोलियन इंग्लैंड को पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इंग्लैंड पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना प्रारंभ किया। इसमें पहले उसने प्रशा, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन और रूस को पराजित कर दिया था और अपनी शक्ति की श्रेष्ठता स्थापित की थी। अब बारी थी इंग्लैंड की। तो इंग्लैंड के बारे में वह कहता है कि इंग्लैंड की समृद्धि उसके व्यापार से है, इसलिए यूरोपीय राष्ट्रों से उसका व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिया जाए तो इंग्लैंड आर्थिक संकट से घिर जाएगा। इंग्लैंड के औद्योगिक वस्तुओं की मांग में कमी आएगी, जिससे कल कारखाने बंद होने लगेंगे और व्यापार सीमित हो जाएगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों की क्रय शक्ति क्षमता भी कम होगी। वहीं दूसरी तरफ आवश्यक वस्तुओं की कमी होने से वहां मूल्य में वृद्धि भी होगी और जन कठिनाइयां या जन असंतोष उग्र हो जाएगा। इसीलिए इंग्लैंड के पूंजीपति और जनता इंग्लैंड पर दबाव डालेगी कि वह नेपोलियन से समझौता करें। ऐसी स्थिति में नेपोलियन इंग्लैंड पर अपनी शर्तें आरोपित कर सकेगा और वहां पर भी नेपोलियन या फ्रांस की श्रेष्ठता स्थापित हो जाएगी। लेकिन जब यह महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की नेपोलियन ने, तो उसकी यह नीति सफल नहीं हो पाई और इंग्लैंड पर नियंत्रण उसका नहीं हो पाया। अब नेपोलियन जब सम्राट बना था ना, तो 1804 तक तो उसने गणतंत्रात्मक का आवरण बनाकर शासन किया, लेकिन 1804 के बाद स्वयं को सम्राट घोषित किया। उसने स्वयं का संबंध फ्रांस के प्राचीन बुर्बो वंश से बताया था और कहा था कि लुई 14 उसके अंकल हैं, इसीलिए उन्होंने राजतंत्र पुनः स्थापित किया। और इसके बाद उसने कहा था कि उसने फ्रांस के राजमुकुट को धूल में पड़े हुए पाया था और उसे तलवार के बल पर उठाया। मैं इसे पहनाने का श्रेय दूसरों को क्यों दूं? मतलब उसने यहाँ पर पोप को अपमानित किया, क्योंकि राजमुकुट पोप ही पहनाते थे, जबकि इस बार नेपोलियन ने राजमुकुट स्वयं पहन लिया। इन सब के बाद उसने विभिन्न देशों को जीता और उसके बाद ही यह महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। अब आगे जानते हैं कि यह महाद्वीपीय व्यवस्था असफल क्यों रही थी। तो इसका पहला कारण है कि जब फ्रांस ने इंग्लैंड के व्यापार को अन्य देशों से अलग कर दिया, तो अन्य देशों में वस्तुओं की कमी होने लगी। लेकिन अब फ्रांस के पास स्वयं इतने संसाधन या उत्पादन प्रणाली मौजूद नहीं थी कि वह अन्य देशों की मांगों को पूरा कर सकते। इसी के चलते अन्य यूरोपीय देशों में आवश्यकताओं की पूर्ति न होने के कारण वहां अभाव हुआ और सभी यूरोपीय देश फ्रांस की इस नीति से, महाद्वीपीय नीति से असंतुष्ट हुए। दूसरा कारण है कि फ्रांस की नौसैनिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं थी और इसके बिना ही वह इंग्लैंड से होने वाले व्यापार पर नियंत्रण करना चाह रहा था। लेकिन जब उसने व्यापार पर रोक लगाई तो चोरी छिपे जो व्यापार होता था उन पर रोक नहीं लगा पाया, इसलिए इंग्लैंड को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ।
असफलता का तीसरा कारण है नेपोलियन की अपनी स्वयं की नीतियों में ही अंतर विरोध दिखाई देता है। जहां एक तरफ वह अन्य यूरोपीय देशों को इंग्लैंड के साथ व्यापार करने से रोक रहा था, वहां स्वयं इंग्लैंड के साथ उसका व्यापार चल रहा था। उसने इंग्लैंड को खाद्यान्न निर्यात कर मुनाफा कमाने का प्रयास भी किया था। वहीं दूसरी तरफ सेना के लिए वस्त्र, जूते आदि इंग्लैंड से ही प्राप्त कर रहा था। इस नीति से यूरोपीय राष्ट्र असंतुष्ट हुए थे। महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता का अगला कारण है कि नेपोलियन यह समझने में विफल रहा कि इंग्लैंड का व्यापार संबंध केवल यूरोप से नहीं है, बल्कि यूरोप से बाहर भी अन्य अमेरिकी और एशियाई देशों से भी ब्रिटेन का उन्नत व्यापार मौजूद है। और ब्रिटेन के पास एक बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य भी मौजूद है और इन उपनिवेशों के साथ इंग्लैंड के संबंध तोड़े बगैर इंग्लैंड की आर्थिक शक्ति को कमजोर नहीं कर सकता था, और इसे ही नेपोलियन की अदूरदर्शिता कहा गया। तो ये 4 कारण थे जिनके कारण महाद्वीपीय व्यवस्था असफल रही। अब जानते हैं कि इस महाद्वीपीय व्यवस्था का परिणाम क्या रहा। तो नेपोलियन का मानना था कि इंग्लैंड दुकानदारों का देश है और उसकी वास्तविक शक्ति लंकनशायर और मैनचेस्टर जैसे क्षेत्रों में लगी औद्योगिक इकाइयों में निहित है। इसलिए उसने आर्थिक नाकेबंदी के द्वारा व्यावसायिक युद्ध आरंभ कर दिया या ट्रेड वॉर प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उसने यूरोपीय देशों से होने वाले ब्रिटेन के व्यापार को बंद कर दिया। इसके कारण अन्य यूरोपीय देश नेपोलियन के विरुद्ध असंतुष्ट होने लगे, जिससे कि नेपोलियन को इस दौरान पुर्तगाल, स्पेन, रूस आदि से युद्ध भी करना पड़ा, जो उसके पतन का कारण बना। इसीलिए कहा गया कि स्पेन की राष्ट्रवादी भावना ने नेपोलियन के पतन की प्रस्तावना लिखी। तो ये थी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था। अब आगे जानते हैं कि नेपोलियन का पतन क्यों हुआ। इसके भी अनेक कारण हैं। इसमें पहला कारण है स्पेन का नासूर। इसमें क्या हुआ था कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था के चलते कई युद्ध करने पड़े। 1808 में उसने पुर्तगाल के विरुद्ध युद्ध किया। हुआ क्या था कि पुर्तगाल का इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत थे, तो पुर्तगाल के लंबे समुद्री तट पर नियंत्रण के माध्यम से वह महाद्वीपीय व्यवस्था को सुदृढ़ रूप से लागू कर सकता था। इसलिए पुर्तगाल के विरुद्ध फ्रांस और स्पेन का संयुक्त अभियान हुआ। साथ में अभियान कर रहे थे, तो इसी के चलते अपनी सेना रखने का अवसर मिला नेपोलियन को स्पेन में। तो नेपोलियन का अब थोड़ी लालच बढ़ता है और वह स्पेन में साम्राज्यवादी नियंत्रण करना चाहता है। वहाँ के शासक को वह हटा देता है और अपने भाई जोसेफ को वहाँ का शासक बनाता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ की जो जनता है वो अपमानित फील करती है कि इसने हमारे राजा को हटा दिया और स्वयं यहाँ पर अपना नियंत्रण कर रहा है। तो जब जनता उग्र हो गई तो उसने गोरिल्ला वॉरफेयर अपना लिया। छापामार युद्ध प्रणाली के माध्यम से अब वो फ्रांस की सेना पर अटैक करने लगे। तो स्पेन की जनता से परेशान होकर यहाँ फ्रांस और स्पेन की सेना के मध्य बेलन का युद्ध होता है। इसी क्रम में फ्रांस की सेना हार जाती है और जोसेफ को, जो उसका भाई था नेपोलियन का, उसे भागना पड़ता है। और ये सारी कंडीशन देखकर स्पेन में विद्रोहियों का दमन करने के लिए नेपोलियन खुद वापस जाता है। जब तक नेपोलियन वहाँ रहता है तब तक तो शांति रहती है, लेकिन जब वापस नेपोलियन फ्रांस आ जाता है तो स्पेन में फिर से वही गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो जाता है। फ्रांस की सेना जगह जगह पराजित होने लगती है जनता के द्वारा, और वह भी इसलिए पराजित हो रही थी क्योंकि इस समय ब्रिटेन स्पेन की जनता का साथ दे रहा था। और इसी छापामार युद्ध प्रणाली से स्पेन स्वतंत्र हो जाता है और फ्रांस के नियंत्रण से अलग हो जाता है। जब स्पेन स्वतंत्र होता है तो यूरोप में उपस्थित अन्य देशों की भी राष्ट्रीय भावनाएं जगने लगती हैं। स्पेन का उदाहरण लेकर अन्य देश जैसे ऑस्ट्रिया और प्रसा भी फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देते हैं, और यहाँ पर नेपोलियन इस संगठित युद्ध से पराजित हो जाता है और उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। और जो स्पेन से युद्ध हुआ था ना, उसमें लगभग 3 लाख सैनिक मारे गए थे और बहुत सी धनराशि खर्च हुई थी। वित्तीय बोझ भी बढ़ा था। इसी के चलते वह अन्य देशों से भी पराजित होने लगता है। इसी पराजय के होने के बाद, सत्ता समाप्त होने के बाद, नेपोलियन कहता है कि स्पेन के नासूर ने मेरा पतन कर दिया। अब आगे नेपोलियन के पतन का दूसरा कारण है मास्को का अभियान। तो जब नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी तो रूस के साथ उसका मतभेद या विवाद होने लगा था। तो जब रूस ने इस महाद्वीपीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया तो नेपोलियन ने उसके विरुद्ध अभियान चलाया और 1812 में नेपोलियन ने लगभग 6 लाख की सेना लेकर रूस के विरुद्ध सैन्य अभियान आरंभ किया। लेकिन रूस ने एक रणनीति अपनाई। कहा जाता है कि ठंड के समय रूस को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। इसलिए रूस ने अपने खाद्यान्नों, आवासों और अन्य संसाधन को नष्ट करते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया। जैसे ही वे पीछे हटते जाते और नेपोलियन की सेना आगे आती, तो जब नेपोलियन मॉस्को पहुंचता है और वहां पर वेट करता है ताकि यहाँ का शासक या जार शांति प्रस्ताव भेजे, तो वहाँ वेट करने के चलते वह पाता है कि यहाँ खाद्यान्न की अनुपस्थिति है। तो जब यहाँ पर नेपोलियन की सेना को खाना नसीब नहीं हुआ तो वहाँ पर सेना मरने लगी और महामारी फैलने लगी। इसी के चलते नेपोलियन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और नेपोलियन का मॉस्को अभियान उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा पर एक प्रहार सिद्ध हुआ। जब रूस से भी हार गया नेपोलियन, तो ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, रूस और स्वीडन जैसे देशों ने नेपोलियन के विरुद्ध एक संगठन बनाया और 1813 में लिप्जिंग के युद्ध में उसे पराजित किया। इसी के साथ महाद्वीपीय व्यवस्था समाप्त हो गई
और नेपोलियन को वाटरलू की लड़ाई में भी अंतिम रूप से पराजित किया गया और उसे निर्वासित कर दिया गया। नेपोलियन के पराजय का अगला कारण है रणनीतिक भूल। देखिए, नेपोलियन के जो भी युद्ध अभियान थे ना, वो उतने क्लेवर डिसीजन के साथ नहीं थे, क्योंकि नेपोलियन एक ही समय में पूर्व में स्थित रूस को और पश्चिम में स्थित इंग्लैंड को युद्ध में चुनौती दे रहा था। लेकिन पश्चिम में स्थित जो इंग्लैंड था वह आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बहुत सक्षम था, और पूर्व में स्थित रूस जो था वह भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत और कठोर जलवायु से युक्त था, जो उसके फेवर में काम करती थी। तो इस रणनीतिक भूल के कारण उसे दोनों जगह से पराजय झेलनी पड़ी। इनका नतीजा यह हुआ कि उसने अन्य देशों, यूरोपीय देशों को भी एक मौका दे दिया था संगठन बना के उसे हराने का। ऐसी ही कुछ गलती आगे चलकर हिटलर ने भी की थी, जिसने पश्चिम में इंग्लैंड और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध छेड़ ही दिया था, लेकिन पूर्व में रूस के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ दिया था। इसलिए जर्मनी के विरुद्ध में सभी मिलकर मित्र राष्ट्रों के गुट बनाते हैं और हिटलर को हराते हैं। अब नेपोलियन के पतन का अगला कारण है उसकी नौसैनिक कमजोरी। फ्रांस की नौसेना क्षमता इंग्लैंड से कमजोर थी, इसलिए इंग्लैंड के समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने में वह असफल रहा था। नेपोलियन के पतन का अगला कारण है नेपोलियन की नीति में अंतर्विरोध। उसका कहना था कि यूरोप के शासक राजघराने में पैदा हुए हैं, वे जनजात राजा हैं और युद्धों में होने वाले हार और जीत से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो युद्ध की भूमि से जन्मा हूं और मैं हार जाऊं तो फ्रांस की जनता मुझे भुला देगी। इसलिए अपने अस्तित्व को बनाने के लिए और फ्रांस की जनता में अपनी गौरवपूर्ण छाप छोड़ने के लिए युद्ध में संलग्न रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। इसीलिए उसने लगातार युद्ध किए, जिसके कारण लगातार उसके शत्रु बढ़ते रहे और वे शत्रु एक साथ संगठित होकर उसे युद्ध में हराते भी हैं। तो ये थे नेपोलियन के पतन के कारण। चलिए अब आगे डिटेल में जानते हैं कि नेपोलियन की नीतियों में किस तरह से अंतर्विरोध देखने मिलता है। सबसे पहले तो उसने प्रथम काउंसिल के रूप में शासन संभाला था, लेकिन उसके बाद स्वयं को सम्राट घोषित करके साम्राज्य विस्तार शुरू कर दिया, और साम्राज्य विस्तार के समय जो उसने नीतियां अपनाई थी उसी में अंतर्विरोध देखने मिलता है। इसमें सबसे पहला अंतर्विरोध है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के मध्य। देखिए, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, वह राष्ट्रवाद से ही प्रेरित थी। लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा थी, तो इसके चलते ही नेपोलियन ने वहाँ राष्ट्रीय भावना के बल पर सत्ता प्राप्त की थी। इसी से यूरोप में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ था। लेकिन इसी के विपरीत आगे समय के साथ ही नेपोलियन दूसरे राज्यों में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। मतलब एक तरीके से वह दूसरे राज्य की जनता के राष्ट्रवाद की भावनाओं का हनन कर रहा था, जिसका परिणाम उसके पतन में ही देखने मिलता है। स्पेन का नासूर की कहानी अभी देखी हमने। तो इसके विचारों में राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के मध्य अंतर्विरोध यहाँ देखने मिला। दूसरा नीति में अंतर्विरोध था महाद्वीपीय व्यवस्था का अंतर्विरोध। अब महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत वह मुक्त व्यापार की नीति का हनन कर रहा था। देखिए, उसने अन्य देशों का व्यापार तो इंग्लैंड से बंद कर दिया था, लेकिन स्वयं वहां से व्यापार जारी रखा था। खुद सेना के लिए जूते, कपड़े आदि मंगा रहा था, और वह यहाँ से खाद्यान्न सामग्री इंग्लैंड को भेज रहा था, और अन्य देशों को ऐसा करने से रोक रहा था। इसलिए अन्य देश असंतुष्ट भी हुए। साथ ही उसने व्यापार तो बंद कर दिया इंग्लैंड के साथ अन्य देशों का, लेकिन अन्य देशों को उनकी आवश्यकता की सामग्री भी उपलब्ध नहीं कराई। तो ऐसे में अन्य देश असंतुष्ट तो होते ही ना। यही उसके पतन का भी कारण बना, और यही उसकी नीति में अंतर्विरोध भी था। अगली नीति आती है गणतंत्र और राजतंत्र की नीति में अंतर्विरोध। देखिए, नेपोलियन जो आया था ना, वह गणतंत्र के शासन के द्वारा ही, गणतंत्र के बल पर ही डायरेक्टरी से उसने शासन लिया था। फर्स्ट काउंसिल के रूप में गणतंत्रात्मक शासन स्थापित किया। लेकिन कुछ समय बाद ही जब उसने सोचा कि बाकी सारे यूरोपीय देश तो राजतंत्रात्मक हैं, यदि यह गणतंत्र रहेगा फ्रांस, तो बाकी यूरोपीय देश उसके विरुद्ध हो जाएंगे। तो इसके चलते उसने खुद को सम्राट घोषित किया, जिससे फ्रांस की जनता असंतुष्ट हुई, और आगे चलकर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाकर उन्होंने यूरोपीय देशों को भी अपने विरुद्ध कर लिया। अगला अंतर्विरोध देखने मिलता है सैन्य विजय और युद्धों में अंतर्विरोध। नेपोलियन स्वयं कहता था कि मेरा जन्म तो युद्ध भूमि में हुआ है। मतलब उसका मानना था कि यदि वह युद्ध करता रहेगा तो ही फ्रांस की जनता उसे याद रखेगी। इसीलिए वह लगातार युद्ध में और साम्राज्य विस्तार में लगा रहा, जिस कारण अन्य यूरोपीय देश उसके विरुद्ध हुए। आगे है पोप के साथ संबंध में अंतर्विरोध। नेपोलियन के आरंभ में तो उसने 1801 में पोप से समझौता किया और उनका सहयोग एवं समर्थन मांगा, और यूरोप के राजतंत्रों का भी सहयोग मांगा, क्योंकि फ्रांस की अधिकतर जनसंख्या कैथोलिक ईसाई बहुसंख्यक थी। लेकिन कुछ समय बाद ही उसने राज्याभिषेक के समय पोप को नजरअंदाज कर दिया और स्वयं ही अपना ताज धारण कर लिया, जिससे पोप को अपमानित फील हुआ। इसी के चलते पोप ने नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था में साथ नहीं दिया, और अन्य यूरोपीय देश भी नेपोलियन के विरुद्ध हो गए पोप के नाम पर। तो ये अंतर्विरोध देखने मिले थे हमें नेपोलियन की नीतियों में। ये थी नेपोलियन की सारी बातें, उसके उत्थान और पतन की कहानी।
अब इससे पहले जो हमने फ्रांस की क्रांति की बात की थी उसमें महिलाओं की भूमिका देख लेते हैं। तो 1970 में एक अमेरिकी जैन अबरे ने पहली बार लेख लिखा था कि फ्रांस की क्रांति में महिलाएं किस तरह संबंधित थीं। महिलाओं की क्रांति में सक्रिय भूमिका थी। वे भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर लड़ रही थीं, लेकिन उन्हें संघर्ष पुरुषों के विरुद्ध भी करना पड़ा। क्रांति में महिलाओं की मांगें दो भागों में देखी जा सकती हैं। पहली ऐसी महिलाएं थीं जो प्रमुख मांग नियमित और पर्याप्त मात्रा में रोटी की कर रही थीं, और दूसरी तरफ ऐसी महिलाएं थीं जो रेडिकल या व्यापक परिवर्तन की मांग कर रही थीं। वे संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर राजनीतिक अधिकार दिए जाने की मांग कर रही थीं। फ्रांसीसी क्रांति से पहले एस्टेट जनरल का जो अधिवेशन हुआ था उसमें लुई 14 ने फ्रांसीसी जनता को अपने विचार रखने को कहा था। इसी के तहत फ्रांसीसी जनता के विचार और मांगे एक सूची के रूप में तैयार किए गए थे जिन्हें कहिए कहा गया। इन कहिए में लोगों ने भूख, असंतोष और अनाज की उपलब्धि तथा राजनीतिक आर्थिक सुधारों की मांग की थी। मतलब इस कहिए में महिलाओं की भी सक्रिय भूमिका थी, उनकी भी आवाज इसमें सुनी गई थी। 1 जनवरी 1789 में थर्ड एस्टेट की महिलाओं ने राजा के सम्मुख एक अधिकार पत्र प्रस्तुत किया था। उन्होंने इसमें बताया कि थर्ड एस्टेट के अधिकतर महिलाएं गरीबी में जन्म लेती हैं, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है और अपने निर्वाह के लिए उन्हें छोटी उम्र में ही काम करना पड़ता है। इस तरह महिलाओं ने शिक्षा संबंधी और राजनीतिक मुद्दे उठाए। आगे पेरिस में महिलाओं ने अनाज की बढ़ती कीमतों के कारण और कर के बोझ के कारण वहां विरोध किया तथा महिलाओं को अधिकार देने के लिए प्रतिनिधित्व की भी मांग की, और इस संदर्भ में तर्क दिया कि एक पुरुष महिला के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यह तर्क क्रांतिकारी था। इस तर्क में आधुनिक संसदवाद की झलक देखने मिलती है। आगे फ्रांसीसी क्रांति में मध्यम वर्गीय महिलाओं के साथ साथ असाधारण महिलाएं की भी भूमिका मुख्य थी। इसमें श्रमिक वर्गों की महिलाओं की समस्या थी कि बेरोजगारी, भूख, मुद्रास्फीति आदि से उन्हें मुक्ति दी जाए। इसमें उनकी मांग थी कि उचित दर पर उचित मात्रा में अनाज दिया जाए। इसी क्रम में जुलाई 1789 में बेस्टील के किले में आक्रमण में भी महिलाओं की भूमिका देखी गई। अब आर्थिक कठिनाई से जूझ रही महिलाओं ने भी 5 अक्टूबर 1789 को पेरिस में एकत्रित होकर वर्साय का अभियान किया। लगभग 6000 महिलाएं यहाँ भीड़ में हमें रोटी दो के नारे के साथ वर्साय के महल को घेर लेती हैं। फिर शाही परिवार को पेरिस आने के लिए बाध्य करती हैं ताकि वे वहां की स्थिति देख सकें। लुई 14 से महिलाओं ने पेरिस में अनाज आपूर्ति संबंधी लिखित आश्वासन की भी मांग की थी। इसी दौरान पेरिस में एक कॉन्फेडरेशन क्लब का गठन हुआ जिसका उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना था। एट्टा पाम नामक महिला ने महिला अधिकारों की मांग की और कहा कि महिलाएं पुरुषों की सहचर हैं, न कि उनकी दास। इसी प्रकार ओलंबे द गूज एक सक्रिय क्रांतिकारी महिला लेखिका थीं। उन्होंने 1791 के मानव और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के समान ही महिलाओं के लिए भी अधिकारों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि परिवार के निजी क्षेत्र और राजनीति के सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए। आगे 1793 में पोलाइन लियोन और क्लेयर लाकोम द्वारा रिपब्लिक वुमन नामक क्रांतिकारी संस्था का गठन किया गया जिसमें केवल महिलाएं ही सदस्य होती थीं। इस क्लब ने एक सशस्त्र महिला समूह का गठन किया जो देश का आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध था। इसी क्रम में क्रांति के दौरान महिलाओं ने अधिकारों की मांग भी की थी। वहीं आतंक के राज्य के दौरान उग्र गणतंत्र के चरण में रोबेस्पियर द्वारा महिलाओं के क्लब को बंद कर दिया गया। ओलंपे द गूज नामक महिला और मैडान रोला नामक महिला क्रांतिकारियों को फांसी भी दे दी गई। इसके चलते महिलाएं भावुक तरीके से क्रांति से जुड़ गई। वे बच्चों में गणतंत्रवादी विचारधारा, संविधान के प्रति लगाव, निरंकुश शासन से भिड़ंत आदि सिद्धांतों को प्रसारित करने लगी। इस तरह महिलाओं ने अपनी निजी संपत्ति का उपयोग युद्धरत सैनिकों को सहायता देने में भी किया। अब एक जो कामकाजी परिवार होता है उसकी मुख्य पूंजी लाइनेन कहलाती है जो प्रायः लड़कियों को दहेज के लिए एकत्रित की जाती थी। महिलाओं ने युद्ध में इस पूंजी को दान कर दिया और साथ ही दिन भर काम करने के पश्चात रात को महिलाओं ने सीमा पर लड़ रहे सैनिकों के लिए ऊनी वस्त्र और जुराब बनाने का भी कार्य किया था। फिर भी क्रांति से महिलाओं को कुछ ठोस हासिल नहीं हुआ था। नेपोलियन ने अपने राज्य में महिलाओं की भूमिका को नकारा था, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा था और महिलाओं को नागरिक अधिकार भी नहीं दिए थे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महिलाएं क्रांति के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि क्रांति के दौरान जो परिवर्तन हुए थे वो पुरुषों के लिए थे और क्रांति ने महिलाओं को वो सम्मान और हक नहीं दिया था जिनकी वे हकदार थीं। उन्हें मताधिकार जैसे बहुमूल्य अधिकारों से भी वंचित रखा गया था। इस तरह फ्रांस की महिलाएं यूरोप में महिलाओं के राजनीतिक और नागरिक अधिकारों की मांग उठाने वाली पहली महिलाएं बनी थीं। तो ये भागीदारी थी फ्रांस की क्रांति में महिलाओं की। चलिए अगले टॉपिक में बात करते हैं वियना कांग्रेस या वियना व्यवस्था क्या है। इसे यूरोपीय व्यवस्था भी कहा गया। ये नेपोलियन की पराजय के बाद हुआ था। जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने नेपोलियन को हरा दिया तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में यह सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य यूरोपीय मानचित्र को 1789 से पूर्व की दशा में लाना था। अर्थात यूरोप को फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व की दशा में वापस पुनर्स्थापना के लिए वियना कांग्रेस हुई थी। इस व्यवस्था के निर्माण में मैटरनी की भूमिका अत्यधिक थी।
1815 से 1848 तक का समय मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। वियना सम्मेलन में ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस जैसे राज्य शामिल थे। अब वियना कांग्रेस होने के पहले समस्याएं कौन कौन सी मौजूद थीं? मुख्य समस्या थी कि नेपोलियन के माध्यम से जो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श यूरोप में प्रसारित हुए थे, उन्हें कैसे रोका जाए। इसके अलावा यूरोप के मानचित्र का पुनर्निर्माण करने की समस्या थी। नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों के प्रति कौन सी नीति अपनाई जाए, यह समस्या थी। और यह भी डिसाइड करना था कि जिन राष्ट्रों ने नेपोलियन का साथ दिया था, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। इन समस्याओं से निपटने के लिए वियना कांग्रेस में अलग अलग सिद्धांत अपनाए गए। पहला सिद्धांत था शक्ति संतुलन का सिद्धांत। इसमें कहा गया कि कोई राष्ट्र इतना शक्तिशाली ना हो कि वह दूसरे पर नियंत्रण कर ले, और ना ही इतना कमजोर हो कि कोई उस पर नियंत्रण कर ले। इसलिए फ्रांस द्वारा जीते गए क्षेत्रों का बंटवारा सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्रों के मध्य ही कर लिया गया। दूसरा, वैधता का सिद्धांत अपनाया गया। इसमें नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पुनः राजवंशों को दे दिया गया और वैध राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। इसी क्रम में फ्रांस के बुर्बो वंश के शासक लुई 18 को शासन मिला। तीसरा सिद्धांत दंड और पुरस्कार का सिद्धांत अपनाया गया। इसमें कहा गया कि जिन राज्यों ने नेपोलियन के साथ दिया था, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। जैसे जर्मनी के एक छोटे राज्य शेक्सनी के शासक को हटा दिया गया क्योंकि वह नेपोलियन का समर्थक था, जबकि नेपोलियन के विरोधी ऑस्ट्रिया, प्रसा, इंग्लैंड, रूस आदि को पुरस्कृत किया गया। आगे जानते कि वियना कांग्रेस में क्या क्या कार्य हुए थे। फ्रांस की क्रांति के पूर्व वाली दशा में लाई गई और फ्रांस के ऊपर युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि आरोपित की गई। नेपोलियन ने जर्मनी के जिन क्षेत्रों को जीतकर राइन संघ का निर्माण किया था, उसका प्रमुख ऑस्ट्रिया को बना दिया गया। साथ ही इटली के राज्यों पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व हुआ। आगे बेल्जियम का क्षेत्र हॉलैंड को दे दिया गया और पोलैंड को समाप्त कर उसे रूस और ऑस्ट्रिया में बांट दिया गया। मॉरिशस जैसे फ्रांस के उपनिवेश पर इंग्लैंड का नियंत्रण स्थापित हुआ और साथ ही स्वीडन को नॉर्वे पर अधिकार दिया गया। फिर समुद्री परिवहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून बने। साथ ही राजनयिकों और राजदूतों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार को निर्धारित किया गया कि प्रत्येक राज्य उनका सम्मान करेगा। साथ ही सम्मेलन में दास प्रथा समाप्त करने की भी बात कही गई। ये सारे कार्य हुए थे वियना सम्मेलन में। चलिए अब वियना सम्मेलन में हुए कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। इस सम्मेलन की सीमाएं क्या क्या थीं, सबसे पहले वो जानते हैं। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति के जो प्रगतिशील तत्व थे, जैसे स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद आदि को रोकने का प्रयास किया गया था। जनता की इच्छाओं की अवहेलना हुई थी और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया। इस तरह राष्ट्रवाद की भावना पर भी चोट हुई थी। साथ ही यहाँ पर इंग्लैंड जैसा देश जहाँ जनतंत्र, नागरिक अधिकार आदि मौजूद थे, वह भी मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति का समर्थन कर रहा था। ये कुछ सीमाएं थीं इस वियना सम्मेलन की। लेकिन अब इस वियना सम्मेलन के सकारात्मक तत्व कौन कौन से थे, वो देख लेते हैं। तो उस समय यूरोप को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी शांति की। इसने नेपोलियन के विस्तारवादी नीति को समाप्त कर दिया, साम्राज्यवादी प्रसार को समाप्त कर दिया और यूरोप में शक्ति संतुलन की नीति अपनाकर शांति स्थापित की। एक और सकारात्मक तत्व यह था कि यह एक संगठन के रूप में सामने आ गए थे सारे यूरोपीय राज्य। कोई भी समस्या उत्पन्न होती तो साथ में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में उसका समाधान करते थे। इसने ही आगे चलकर राष्ट्र संघ के निर्माण को प्रेरित किया। आगे वियना सम्मेलन में समुद्री यातायात के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का निर्माण किया गया। दास प्रथा की भी समाप्ति हुई, जो सकारात्मक कदम थे। इस सम्मेलन में जो युद्ध का कारण था फ्रांस, उसे भी सम्मिलित किया गया था। जबकि जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था, उसमें पराजित राष्ट्रों को शामिल नहीं किया गया था। इस दृष्टि से पेरिस शांति सम्मेलन की तुलना में वियना कांग्रेस अधिक प्रगतिशील थी। ये कुछ पॉजिटिव तत्व थे वियना कांग्रेस के। चलिए अब आगे जानते हैं मेटरनिक के बारे में। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का प्रधानमंत्री था, क्रांति का शत्रु था। वह क्रांति को संक्रामक रोग कहता था। इस तरह वह दैवी सिद्धांत पर आधारित राजतंत्र को समर्थन करता था। उसका कहना था, शासन करो और परिवर्तन ना होने दो। मतलब यह परिवर्तन विरोधी भी था। इसने प्रगतिशीलता के विरुद्ध कार्य किए और प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई और उसके इन्हीं सिद्धांतों पर यूरोप चला। इसीलिए इस युग को 1815 से 1848 के युग को मेटरनिक युग कहा गया। मेटरनिक यहाँ राष्ट्रवाद, जनतंत्र, स्वतंत्रता का प्रबल विरोधी था। गुप्तचर पुलिस के माध्यम से जन अधिकारों पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करता था। जहाँ भी उसके सिद्धांतों का विरोध होता था, उसने वहाँ हस्तक्षेप करके स्थायित्व बनाया। इसीलिए उसे यूरोप का पुलिसमैन भी कहा गया। आगे मेटरनिक की नीति ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के हितों से परिचालित थी। ऑस्ट्रिया में विविध भाषा जाति के लोग रहते थे और मेटरनिक नहीं चाहता था कि वे भी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे मामलों को लेकर विरोध करें। इसीलिए मेटरनिक ने राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, जनतंत्र आदि का विरोध किया।
मेटरनिक ने आगे कार्लसवाद घोषणा के तहत कहा कि किसी भी तरह की स्वतंत्रता किसी को नहीं है। उसने पत्र पत्रिकाओं, विद्यार्थियों, शिक्षकों पर प्रतिबंध लगाया कि वे राष्ट्रीय भावना और जनतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दे सकते। विद्यार्थियों के सम्मेलन करने और संगठन बनाने पर प्रतिबंध लगाया और जन भावनाओं पर लोह आवरण डाल दिया। लेकिन मेटरनिक के जितने भी ये सारे प्रयास थे वो असफल रहे, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य या टर्की का साम्राज्य, जहां विभिन्न भाषा, जाति आदि के लोग रहते थे, वहां भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता जैसी भावनाएं बढ़ रही थीं। 1829 में यूनान ने स्वतंत्रता की घोषणा की। 1830 में बेल्जियम भी स्वतंत्र हुआ। इटली और जर्मनी में भी जन विद्रोह हुए। फ्रांस में भी 1830 में क्रांति हुई। अंततः 1848 में फ्रांस में पुनः क्रांति प्रारंभ हो गई। यूरोप के अनेक देश समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर जन अधिकारों के लिए क्रांति से युक्त हुए। अंततः 1871 में इटली और जर्मनी का एकीकरण होता है। उसके साथ ही वियना व्यवस्था का ध्वंस पूरी तरह हो जाता है। अब मेटरनिक या वियना व्यवस्था के असफल होने का मुख्य कारण यह था कि मेटरनिक ने इतिहास की प्रगतिशील धारा को रोकने का प्रयास किया था, और यह धारा किसी एक व्यक्ति से रुक जाए ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता था, क्योंकि यह युग धारा थी। प्रगतिशीलता की यह धारा पुनर्जागरण, प्रबोधन, अमेरिकी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति से होती हुई यूरोप में तीव्र गति से बह रही थी। इसीलिए मानवतावाद, जनतंत्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रवाद जैसे विचार मेटरनिक युग के दौरान भी प्रसारित होते रहे। इसी क्रम में 1821 में नेपल्स में जन विद्रोह हुआ। फिर 1829 में यूनान स्वतंत्र हुआ। फ्रांस में 1830 और 1848 में क्रांतियां हुई। साथ ही मजदूरों के हितों को लेकर चलने वाली समाजवादी विचारधारा भी लोकप्रिय हो रही थी। इसी के चलते उदारवादी शासन प्रणाली की मांग बढ़ने लगी। इस तरह प्रगतिशीलता की धारा ने मेटरनिक द्वारा बनाए गए लोह आवरण को तोड़ दिया और इस धारा में मेटरनिक स्वयं बह गया। तो ये सारी बातें थी मेटरनिक से संबंधित। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आज के लेक्चर में हमने फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन, मेटरनिक, महाद्वीपीय व्यवस्था और वियना कांग्रेस के बारे में डिटेल में बातें कर ली। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करना। अगले लेक्चर में हम यूरोप में हुई अन्य क्रांतियों की बात करेंगे। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।